नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छोटे चुनाव बड़े दाव के साथ। जी हां, खबर श्रावस्ती के जनपद से है, जहां पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित करने के लिए जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 4 मई को होने वाले प्रथम चरण के निकाय चुनाव में नगर पंचायत इकोना की प्रत्याशी शांति कंठरा और नगरपालिका भिनगा के प्रत्याशी राकेश गुप्ता को जिताने की लोगों से अपील की है। वहीं निकाय चुनावों में मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा तरजीह देने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जवाब सामने आया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे बीएसपी जो चुनाव हैं उसमें सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। उचित भागीदारी देने को लेकर यहां राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत पर आगे बढ़ती है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी है। ये यहां पर कटाक्ष किया है मायावती ने। वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो मायावती ने किया है। जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। यूपी निकाय चुनावों के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी की ओर से मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहां राजनीति काफी गरमाई हुई है। निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जनसभा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और निषाद पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। निषाद राज का स्थान था, हम तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन निषाद समाज को हम मेयर तो बना सकते हैं, ये अखिलेश यादव ने कोट किया है। उन्होंने कभी ये कहा हो कि उन्होंने बिजली का कारखाना लगाया, हमने तो नहीं सुना। गोरखपुर वालों आप बताओ, कभी सुना हो तो बताओ। और हमने कई मौकों पर कहा कम से कम ये तो कह दो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर कभी बोला हो तो बताओ। तो सोचो कैसे मुख्यमंत्री जी है और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, खुशहाल हो गया है तरक्की से। भारत पास करके इंटर किए हैं, वो बड़े वाले किए हैं। इनकी बढ़ाई 46 में 56 वाली है। और सोचिए क्या कह रहे हैं ये लोग कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सब झूठ है। 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा गरीब समझ ही ना पाए। बताओ हमारे गरीब कब समझ पाएंगे कि 1 ट्रिलियन क्या है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अधिकारी समझाए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। मलिहाबाद पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सपा चेयरमैन पद प्रत्याशी हुमैरा खातून के समर्थन में वोट मांगा। साथ ही शिवपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 6 सालों में कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने सपा की नगरपालिका के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। समाजवादी पार्टी के रोड शो में हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि आजम खान ने फातिमा जबी के लिए वोटों की अपील की है। तो वहीं आगरा नगर निकाय चुनावों में अपनी जीत का दावा करने वाले प्रत्याशी जनता में अपने अपने दावे लेकर जा रहे हैं। तो वहीं नगर पंचायत खैरागढ़ के गांव नगला उदैया में बीजेपी प्रत्याशी वोट मांगने पहुंचे तो ग्रामीणों में बिजली, पानी और नाली की समस्या को लेकर बताया कि यहां पर बिजली और पानी की समस्या को लेकर हर दरबार में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कहीं कोई समाधान नहीं हुआ। प्रत्याशी के साथ खैरागढ़ चुनाव प्रभारी सुग्रीव सिंह चौहान पहुंचे थे, जो कि ग्रामीणों को समझाते हुए नजर आए। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। मौके पर अधिकारियों को फोन करते हुए लोगों की समस्या के बारे में बताया गया है।
तो दूसरी तरफ भाजपा ने बागी नेताओं की सूची जारी करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इरा श्रीवास्तव सहित 2 अन्य भाजपा नेताओं को बागी बताया। साथ ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाते हुए लखीमपुर जिलाध्यक्ष सुनील सहित 3 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर देशवासियों को संबोधित किया। इस एपिसोड को सुनकर लोगों ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। करोड़ों लोगों ने इसे बड़ी तादाद में सुना। तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मन की बात सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लोग एक साथ मिलकर इसे रेडियो पर बड़े ध्यान से सुनते नजर आए। हम प्रदेश की कुछ जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग बड़े गौर से पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन रहे हैं। तस्वीरें आगरा, लखनऊ, महोबा और देहरादून की। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही, इसकी संस्कार साधना है। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है।
संगम नगरी प्रयागराज के कटरा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पीएम मोदी के बयान पर टिप्पणी करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस जगह जगह चुनाव हार रही है। कर्नाटक में उन्हें उम्मीद थी, जनता ने उन्हें वहां भी नकार दिया है। वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह से अमर्यादित बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि लालू जी की पार्टी हो या नीतीश कुमार की, इस बार खाता भी नहीं खोल पाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात का 100वां एपिसोड था। मैंने भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यद्यपि मैं पहले एपिसोड से और आज 100वें एपिसोड तक लगातार सुनता रहा हूं। पूरा देश सुनता है, पूरा प्रदेश सुनता है। आज तो करोड़ों करोड़ लोग देश के अंदर भी, विदेश के अंदर भी सुने हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह मन की बात मेरे लिए एक पूजा के समान है, एक आध्यात्मिक यात्रा के समान है और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित रहने का काम है, देश से जुड़ने का विषय है। वो बहुत ही प्रशंसनीय, जितनी प्रशंसा की जाएगी कम होगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पूरे विश्व के सामने हमने अपनी ऐसी छवि को बनाया कि भारत में खिलाड़ियों को लेकर संवेदनशीलता नहीं बची है। ये पहलवान, ये एथलीट वो हैं जिन पर हमें गर्व है, जो भारत के नाम को ऊंचा करते हैं विश्व भर में। आज उनकी इस कुंठा को, शिकायत को हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी सियासत हमको इस बात का अवसर नहीं दे रही है। आज प्रियंका जी वहां गई थी। क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत दुखद घटना को लेकर लोग समझते होंगे कि भारत में क्या संवेदनशीलता नहीं बची है। ये पहलवान, ये एथलीट्स वो हैं जिन पर हमें गर्व है, जो भारत के नाम को ऊंचा उठाते हैं विश्व भर में। आज उनकी इस कुंठा को और शिकायत को हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी सियासत हमको इस बात का अवसर नहीं दे रही है कि हम उनकी शिकायत को सुने। अब कोर्ट को भी उस पर संकेत देने पड़े हैं। कोर्ट के संकेत के बाद ही एफआईआर लॉन्च हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भाजपा नेताओं की तुलना उन गिद्धों से कर दी जो मांस देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद शनिवार को मुरादाबाद के नागफनी इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला कहकर वो भाजपा के निशाने पर आ गए थे। आज प्रियंका जी वहां गई थी। क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि पूरे विश्व के सामने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोपों के मुद्दे पर एक बार फिर से बयान दिया है। सांसदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ियों की कृपा से नहीं बल्कि जनता के दम पर सांसद बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। उन्होंने रेसलर्स के लिए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जो भरोसा दिया था उसके हिसाब से तो कुश्ती खिलाड़ियों को अपने घर चले जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जब राजनीति का मौसम आएगा तो राजनीति कर ली जाएगी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसी पर भरोसा किया जाना चाहिए। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? तो पार्टी देगी तो इसे पता नहीं क्या? की बात नहीं, सांसदी के सांसद जी, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल कि अगर जो खिलाड़ी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका ये देश का मेडल, जाहिर बात है देश के लिए तिरंगा उठाया और मेडल उन्होंने पाया, उस मेडल में मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन सवाल, हमने नेशनल कौन कराता है, ट्रायल कौन कराता है, निष्पक्ष ट्रायल कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है, तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूँ उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला जेल में है।
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया। खुलासे में कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीएम धामी को लिखी गई चिट्ठी को लेकर जमकर घेरा। जसविंदर सिंह का साफ तौर पर कहना कि इन चिट्ठियों का कोई जवाब पीएमओ और सीएम धामी की ओर से नहीं आया। आपको बता दें, ये चिट्ठियां 8 अप्रैल को आज की चिट्ठी कार्यक्रम के तहत लिखी गई थी। जैसे कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे 8 अप्रैल को आज का चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज उस कार्यक्रम का समापन है। इसी क्रम में हम लोगों ने 37 पत्र आज की चिट्ठी कार्यक्रम के तहत, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए थे। इसमें 26 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं और 11 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, किसी पत्र का भी अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया है और उनके सारे पत्रों का जवाब शून्य है। इसी क्रम को लेके जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कल माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम पत्र देंगे और सारे जो पत्र हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करे हैं उसके PDF फाइल बना के कवरिंग लेटर करके हम इनको देंगे, जिससे कि ये लोग आगे हमारी बात पहुंचाने का काम करें और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश और प्रदेश के, जो उनके कान तक पहुंच पाए, जिसमें कार्रवाई की जा सके। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़ी उलटफेर की है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया, जिसमें BVRC पुरुषोत्तम को केदारनाथ धाम का नोडल अधिकारी, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। देहरादून में यातायात को देखते हुए जल संस्थान के पानी के टैंकर्स पर SP ट्रैफिक ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने कुछ टैंकर्स को चालान और उनको सीज भी किया है, जिसके बाद बीजेपी पार्षद भूपेंद्र कठैत समेत जल संस्थान के अधिकारी और वाहन चालक SP ट्रैफिक से मिलने पहुंचे। इस दौरान SP ट्रैफिक ने उनके चालान को माफ तो किया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी है। ट्रॉली के साथ जो जल निगम की या पानी का जो मूवमेंट हो रहा है दिन भर में, उसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक में बहुत सारी दिक्कतें आ गई। हमारे द्वारा जब एनालिसिस किया गया तो उसमें कुछ ही वाहन थे जो पीने के पानी का सप्लाई कर रहे थे। बहुत सारे वाहन थे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे दिन में पानी लेके जा रहे हैं, जो कि ट्रैफिक यातायात को बाधित करना है। तो हमारी जो भी टैंकर ओनर्स है उनके साथ, पार्षदों के साथ एक मीटिंग हुई और इसमें ये डिसाइड किया गया कि दोपहर 1 से 3 बजे जब स्कूल के बच्चों की सेफ्टी का इशू होता है तो कोई भी वाहन रोड पे नहीं चलेगा। बाकी टाइम पे पीने के पानी के टैंकर चल सकते हैं और जो कंस्ट्रक्शन के लिए या अन्य किसी यूज के लिए, होटलों के लिए जो टैंकर्स है उनके लिए टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट किया है। उनको हम रात को 8 बजे से सुबह 10 बजे तक का टाइम हमारे द्वारा दिया गया।